तो आज हम एक ऐसे विषय की परतों को खोलने जा रहे हैं जो शायद मध्य पूर्व का सबसे लंबा और सबसे उलझा हुआ संघर्ष है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इतिहास, राजनीति और धर्म की कई ऐसी गलियों में ले जाते हैं जहां हर मोड़ पर एक नया नजरिया मिलता है। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश इस संघर्ष की जड़ों को सिर्फ समझना नहीं बल्कि उन धागों को पकड़ना है जो इसे आज भी इतना जटिल बनाए हुए हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। तो कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं, ऑटोमन साम्राज्य के दौर से। हाँ, सही रहेगा। तो कहानी शुरू होती है जब ऑटोमन साम्राज्य बिखर रहा था और पहले विश्व युद्ध के बाद मतलब 1917 से ये पूरा इलाका ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में आ गया। जी। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 29 नवंबर 1947 को, जब संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पास किया। वो विभाजन का प्रस्ताव? हाँ, जिसमें फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांटने की बात थी। एक तरह से एक सुलह की कोशिश। और यहीं पर मतलब इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना छिपी है। अच्छा। हाँ, जिस प्रस्ताव का मकसद एक समाधान खोजना था उसने असल में एक कभी न खत्म होने वाले विवाद की नींव रख दी। मतलब दोनों पक्षों ने इसे माना नहीं। हमारे दस्तावेज यही बताते हैं, दोनों ही पक्षों ने इस बंटवारे को पूरी तरह से कभी स्वीकार नहीं किया। हाँ। यहूदियों को लगा कि उन्हें उनकी ऐतिहासिक भूमि का एक छोटा सा हिस्सा ही मिल रहा है। और अरब देशों फिलिस्तीनियों ने इसे अपनी जमीन पर एक बाहरी कब्जे की तरह देखा। तो जो एक समाधान की कोशिश थी उसने असल में संघर्ष का बिगुल बजा दिया। यानी जो कागज पर एक लाइन खींची गई वो असल में जमीन पर एक गहरी खाई बन गई। बिल्कुल। और इसके बाद जो हुआ उसने इस खाई को और भी चौड़ा कर दिया। 1948 में इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया। और ठीक अगले ही दिन। हाँ, ठीक अगले ही दिन मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इराक, इन 5 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इस युद्ध का नतीजा सिर्फ राजनीतिक नक्शे पर नहीं बल्कि लाखों इंसानों की जिंदगी पर एक स्थायी निशान छोड़ गया। आप नकबा की बात कर रहे हैं? जी। हमारे पास जो रिसर्च है वो बताती है कि इस दौरान करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से या तो भगा दिए गए या उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। 7.5 लाख? हाँ। और फिलिस्तीनी इतिहास में इस घटना को नकबा कहा जाता है। अरबी में इसका मतलब है विपदा या महाविनाश। और नकबा सिर्फ जमीन खोने की कहानी नहीं है जैसा कि अक्सर समझा जाता है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत गहरा मुद्दा है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। स्रोतों के अनुसार ये आज भी फिलिस्तीनी पहचान और राजनीति के केंद्र में है। अच्छा। इसका मतलब था सैकड़ों गांवों का मिट जाना, एक पूरी संस्कृति का बिखर जाना और लाखों लोगों के लिए अपनी पहचान का संकट। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाला दर्द है। और इसी घटना ने उस वैश्विक शरणार्थी समस्या को जन्म दिया जो आज भी इस संघर्ष के दिल में एक नासूर की तरह मौजूद है। और ये संघर्ष की आग बुझी नहीं बल्कि और भड़क गई। हाँ। कहानी में एक और अहम मोड़ 1967 में आया, 6 डे वॉर। 6 दिवसीय युद्ध। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिर्फ 6 दिनों में मध्य पूर्व का नक्शा एक बार फिर से बदल गया। हाँ, और ये बदलाव बहुत बड़ा था। इस जंग में इजराइल ने एक बड़ी जीत हासिल की और पूर्वी यरूशलेम, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। ये तो वो इलाके थे जहां बड़ी फिलिस्तीनी आबादी रहती थी। एग्जैक्टली। अब फिलिस्तीनियों के लिए जो बचा कुचा राज्य का सपना था वो भी इजरायली सेना नियंत्रण में आ गया। और यहीं से वो बस्तियों का मुद्दा शुरू हुआ, सेटलमेंट्स का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी कब्जे के बाद इन इलाकों में यहूदी बस्तियों का निर्माण तेजी से शुरू हुआ। इजरायली आबादी को इन कब्जे वाले क्षेत्रों में बसाया जाने लगा। तो इसका सीधा असर ये हुआ कि फिलिस्तीनी आबादी और भी सिमटती चली गई। जी। उनकी जमीन और संसाधन दोनों लगातार कम होते गए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन बस्तियों को अवैध माना जाता है, लेकिन उनका विस्तार कभी रुका नहीं। तो एक तरफ कब्जा और दूसरी तरफ अपनी ही जमीन पर बस्ती, बाहरी आबादी। जाहिर है फिलिस्तीनियों में गुस्सा तो पनप ही रहा होगा। बहुत ज्यादा। इतनी हिंसा और नाराजगी के बाद तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है कि क्या कभी शांति की कोई गंभीर कोशिश हुई भी थी। गुस्सा भड़का और उसने विद्रोह का रूप लिया। इसी के चलते 2 बड़े इंतिफादा मतलब जन विद्रोह हुए। अच्छा। पहला 1987 से 1993 तक चला, जिसमें पत्थरबाजी, हड़तालें ये सब शामिल था। और दूसरा इंतिफादा 2000 में शुरू हुआ जो कहीं ज्यादा हिंसक था। उसमें आत्मघाती हमले और इजरायली सेना की कठोर कार्रवाइयां शामिल थी। दोनों तरफ से हजारों जानें गईं।
लेकिन आपके सवाल पर आते हैं, इन सब के बीच शांति की एक उम्मीद भी जगी थी। आप 1990 के दशक के ओस्लो समझौते की बात कर रहे हैं, वो तो एक ऐतिहासिक पल था, है ना? बिल्कुल। हमारे स्रोत ओस्लो समझौते को एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण की तरह दिखाते हैं। पहली बार इजरायली और फिलिस्तीनी नेता एक मेज पर बैठकर बात कर रहे थे। और 2 राज्य समाधान की बात भी वहीं से निकली थी। जी, पहली बार 2 राज्य समाधान, मतलब एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य और इजराइल के सह अस्तित्व की बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। ऐसा लगा कि शायद अब ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। वो उम्मीद क्यों टूट गई? सिर्फ भरोसे की कमी थी या कुछ और भी था? भरोसे की कमी तो एक बड़ा कारण थी ही, लेकिन रिसर्च बताती है कि इस समझौते की बुनियाद में ही कुछ बड़ी खामियां थीं। जैसे कि सबसे मुश्किल मुद्दे जैसे यरूशलेम का भविष्य क्या होगा, लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों का क्या होगा, और यहूदी बस्तियों को हटाया जाएगा या नहीं, इन सब को बाद की बातचीत के लिए टाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जमीन पर बस्तियों का निर्माण रुका नहीं, बल्कि और तेजी से बढ़ता गया। 1 मिनट, तो मतलब एक तरफ शांति की बातें चल रही थी और दूसरी तरफ जमीन पर कब्जा जारी था। हाँ, ये तो शांति प्रक्रिया को खत्म करने का एक पक्का तरीका लगता है। और हुआ भी वही। फिलिस्तीनियों को लगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है, जबकि इजराइल में भी दक्षिणपंथी ताकतें समझौते के खिलाफ थीं। और फिर प्रधानमंत्री yitzhak राबिन की हत्या हो गई। जी, इसी माहौल में 1995 में इजरायली प्रधानमंत्री yitzhak राबिन की एक यहूदी उग्रवादी ने हत्या कर दी। इस हत्या ने शांति प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा झटका दिया और फिर ये कभी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाई। और इसका आज के दौर पर, खासकर गाजा की स्थिति पर क्या असर पड़ा? 2005 में इजराइल का गाजा से हटना एक बड़ा कदम माना गया था। हाँ, वो था तो बड़ा कदम। क्या वो शांति की दिशा में एक कदम था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे स्रोतों में भी अलग अलग राय मिलती है। इजराइल ने इसे शांति की दिशा में एक तरफा कदम बताया, लेकिन कई विश्लेषक मानते हैं कि ये गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी से छुटकारा पाने की एक कोशिश थी। जो भी हो, इसका नतीजा उम्मीद के बिल्कुल उलट निकला। 2006 के चुनाव। हाँ, 2006 में गाजा में चुनाव हुए और हमास, जिसे कई पश्चिमी देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, वो सत्ता में आ गया। और इसके बाद गाजा की घेराबंदी शुरू हो गई, जिसने वहाँ के हालात को पूरी तरह बदल दिया। पूरी तरह। हमास के सत्ता में आने के बाद इजराइल और मिस्र ने मिलकर गाजा की कड़ी नाकेबंदी कर दी। तो इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि वहां सामान की आवाजाही, लोगों का आना जाना, सब कुछ बहुत सीमित हो गया। कई मानवीय संगठन इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल तक कहते हैं। और इसके बाद से हमने गाजा और इजराइल के बीच हिंसा के कई दौर देखे। रॉकेट हमले, हवाई हमले, सैन्य कार्यवाहियां, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद चलिए उन मूल कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर 6 मुख्य कारण गिनाए जाते हैं। जी, लेकिन हमारे स्रोत एक दिलचस्प बात की तरफ इशारा करते हैं। ये संघर्ष सिर्फ अलग अलग मुद्दों का जोड़ नहीं है, बल्कि एक दुष्चक्र है। हर मुद्दा दूसरे को और भी ज्यादा जटिल बना देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यह एक गांठ की तरह है जिसमें कई धागे उलझे हुए हैं। पहला धागा है जमीन का, भूस्वामित्व का। हाँ, मतलब जमीन किसकी है? ये सिर्फ एक जमीनी विवाद नहीं है, ये पहचान का सवाल है। दोनों पक्ष इस जमीन पर अपना सदियों पुराना हक जताते हैं। और जैसे ही जमीन की बात आती है, दूसरा धागा यानी धर्म उसमें आके उलझ जाता है। बिल्कुल। खासकर यरूशलेम को लेकर। ये शहर यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों तीनों के लिए पवित्र है। तो ये जमीन का झगड़ा एक पवित्र और भावनात्मक लड़ाई बन जाता है, और उस पर कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं होता। सही बात है। 1948 के नकबा से पैदा हुई शरणार्थी समस्या, वो सिर्फ एक राजनीतिक मांग न रहकर एक भावनात्मक जरूरत बन जाती है। राइट ऑफ रिटर्न। हाँ, राइट ऑफ रिटर्न। आज दुनिया भर में लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं जो अपने घरों में वापस लौटने का अधिकार मांग रहे हैं। पर इजराइल इसे अपनी यहूदी पहचान के लिए एक जनसांख्यिकीय खतरे के रूप में देखता है। और इस भावनात्मक माहौल में हिंसा और उग्रवाद को एक तरह से खाद पानी मिलता है। ये हमारा चौथा धागा है। हाँ, राजनीतिक अस्थिरता और उग्रवाद, दोनों तरफ से हुई हिंसा ने भरोसे को पूरी तरह खत्म कर दिया है। हमास जैसे संगठन इजराइल के अस्तित्व को नकारते हैं, तो वहीं इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों ने फिलिस्तीनियों की कई पीढ़ियों को कट्टरपंथ की तरफ धकेला है। हिंसा और जवाबी हिंसा का एक ऐसा चक्र बन गया है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। और इस आग में घी डालने का काम करता है अंतर्राष्ट्रीय दखल। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प विरोधाभास दिखता है।
एक तरफ अमेरिका शांति प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, तो दूसरी तरफ वो इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य और आर्थिक सहयोगी भी है। और यही इस संघर्ष की सबसे बड़ी गांठों में से एक है। तो क्या ये भूमिका अपने आप में एक समस्या नहीं बन जाती? बन जाती है। ज्यादातर फिलिस्तीनी अमेरिका को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के तौर पर नहीं देखते। वहीं ईरान जैसे देश फिलिस्तीनी उग्रवादी गुटों का समर्थन करते हैं। तो यह क्षेत्रीय संघर्ष एक वैश्विक शतरंज की बिसात बन जाता है, जहां हर खिलाड़ी के अपने हित हैं। और इन सबके बीच फंसा है आखिरी और शायद सबसे अहम धागा, सुरक्षा बनाम आजादी का द्वंद्व। ये इस संघर्ष का सार है। मतलब जिसे इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताता है, जैसे वेस्ट बैंक में दीवार बनाना या चेक पॉइंट्स लगाना, वहीं फिलिस्तीनियों को अपने ऊपर होता हुआ एक जुल्म लगता है। हाँ, जो उनकी आजादी छीनता है। एक की सुरक्षा की परिभाषा दूसरे के लिए दमन बन जाती है। ये सारे कारण एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि किसी एक को सुलझाए बिना बाकी को सुलझाना नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, इसका जो मानवीय संकट है वो बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा। इसने लाखों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ। बिल्कुल। जब आप हर रोज इस डर में जीते हैं कि कब कोई हवाई हमला हो जाए या कब आपके घर को गिरा दिया जाए, तो सामान्य जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। सही बात है। ये संकट पीढ़ियों तक चलता है। जिन बच्चों ने सिर्फ हिंसा और असुरक्षा देखी है, उनके लिए शांति और सह अस्तित्व जैसे शब्द बेमानी हो जाते हैं। ये एक मानसिक और सामाजिक चोट है जो दशकों तक बनी रहती है। तो फिर शांति का रास्ता क्या है? इतने विश्लेषण के बाद क्या हमारे स्रोत कोई रास्ता सुझाते हैं? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि स्थायी शांति के लिए सिर्फ ऊपरी मुद्दों पर बात करने से काम नहीं चलेगा। संघर्ष की जड़ तक जाना होगा। मतलब? इसका मतलब है कि भूमि विवाद, यरूशलेम की स्थिति, शरणार्थियों के अधिकार और मानवाधिकार जैसे बुनियादी मुद्दों को ईमानदारी से हल करना होगा। और इसके लिए संवाद जरूरी है। संवाद, सहिष्णुता और समझौते के बिना ये संभव नहीं है। और सबसे जरूरी बात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी, न कि किसी एक पक्ष का साथ देना होगा। ये सुनकर एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ जमीन, नक्शे या राजनीति का मामला नहीं है। इसमें लाखों लोगों की जिंदगियां, उनके घर, उनका बचपन और उनकी उम्मीदें शामिल हैं। ये संघर्ष इस बात का एक दुखद उदाहरण है कि कैसे इतिहास, धर्म और राजनीति मिलकर आम इंसान की जिंदगी पर एक कभी न खत्म होने वाला बोझ डाल सकते हैं। बिल्कुल। अंत में अगर हम इन सभी स्रोतों का सार निकालें तो एक ही बात सामने आती है, मानवता, न्याय और संवाद ही इस लंबे और दर्दनाक संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब समाधान का रास्ता इतना स्पष्ट है, तो दशकों से चली आ रही भरोसे की एक गहरी खाई कैसे भरी जा सकती है, खासकर तब जब दोनों पक्षों की ऐतिहासिक पीड़ा और जख्म इतने गहरे हों कि वो आज भी हर रोज हरे हो जाते हैं।